6-6 घंटे दिन में लगातार लिख सकते हैं और वहाँ सोचने का वक्त नहीं होता है, तो उस लेवल का पहले स्टैमिना क्रिएट करिए। तो मैंने बहुत अभ्यास किया, बहुत प्रैक्टिस की और मैंने मेंस के पहले 2 बार उसको सिमुलेट किया था कि मैं 3 दिन में 5 एग्ज़ाम लिखूं। ऐसा कोई क्वेश्चंस रहा मैम कि जो आप अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग पूरा सॉल्व ना कर पाए या फिर कुछ छूटा हो? मेरा एक ही गोल था कि मेरा पेपर नहीं छूटना चाहिए, तो मैंने उसी हिसाब से प्रैक्टिस की थी कि मैं वहाँ 50 पेजेस पूरे भर के आऊँ और उतनी मेरे में कैपेसिटी हो लिखने की। नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा कभी सीसैट के लिए क्योंकि मैं बिकॉज ऑफ आपके बैकग्राउंड की वजह से किया होगा ऐसा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटों से हमारे साथ हैं इशिता किशोरी मैम, जिनका रैंक 1 के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, आप सभी जानते ही हैं। तो आज हम मैम से उनकी जर्नी जानेंगे, स्ट्रेटजी जानेंगे, क्या बुक लिस्ट फॉलो करी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैम सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताएं। मेरा नाम इशिता किशोर है। मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और फिर मैंने 2 साल काम किया है कॉर्पोरेट सेक्टर में, और फिर तीसरा अटेम्प्ट था ये मेरा। राइट मैम, सो सिविल सर्विसेज का कैसे आया कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना है क्या? वो मैंने अपना लॉन्ग टर्म सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म में एंड किस फील्ड में जाना है। कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्सपीरियंस था, तो वो एक्सपीरियंस मिल गया था, तो लग रहा था कि अब मैं आई एम इन अ बेटर प्लेस टू कंपेयर पब्लिक सर्विसेज एंड प्राइवेट सेक्टर। तो तब मैंने अच्छे से सोचा एंड ये चॉइस लिया। राइट, सो मैम जो एक कैंपस प्लेसमेंट से गए थे आप कॉर्पोरेट में या फिर डायरेक्टली कैसे? नहीं, कैंपस प्लेसमेंट, वो एसआरसीसी का माहौल ही ऐसा होता है, तो फिर वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो मुझे लगा मुझे ट्राई करना ज़रूर ट्राई करना चाहिए, भले ही फिर मैं कुछ भी चूज़ करूँ। राइट, सो अभी जो आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करी, सो आपको क्या लगता है कि यूपीएससी में ये हेल्प किया है, जो वहाँ पे इन्वायरमेंट मिला होगा या फिर जो कह सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प मिली होगी? जी बिल्कुल, बहुत हेल्प होती है। एक तो सबसे पहले लगता है कि एक प्लान बी तो है रेडी, थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस रहता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो कुछ नहीं हुआ तो मैं दोबारा कुछ वैसी जॉब कर सकती हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है 2 साल का। तो और उसके अलावा एक वो प्रोफेशनलिज्म आ जाता है कि हमने क्योंकि ड्यूटी की हुई है तो पता है कि रोज़ काम करना कैसा होता है, तो एक वो प्रोफेशनलिज्म पढ़ाई में भी आ जाता है। एज अ स्टूडेंट नहीं पढ़ते हम, एज अ प्रोफेशनल पढ़ते हैं कि एक उस पर्सपेक्टिव से सोचे कि एक अगर ऑफिसर काम कर रहा है तो कैसे सोचते हैं वो। राइट मैम, सो आपके जो पिछले अटेम्प्ट्स रहे तो उसमें क्या रिजल्ट रहा था मैम? मेरा पहले दोनों बार में प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। अभी मैंने और भी टॉपर्स के इंटरव्यू लिए तो ज़्यादातर ऐसे ही मिल रहे हैं, प्रीलिम्स क्लियर नहीं और ड्यू के मैक्सिमम लोग मिल रहे हैं। तो मैम इस बार आपने जो स्ट्रेटजी बनाई थी और पहले जो स्ट्रेटजी रहती थी, क्या डिफरेंस रही प्रीलिम्स की? प्रीलिम्स की मतलब स्ट्रैटेजी तो हर बार बनाती थी, पर इस बार सिर्फ गलतियां ढूंढ रही थी क्योंकि 2 साल तक कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में कुछ कमी रह जा रही थी। तो मुझे लगा कि सिर्फ नॉलेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मेंटेनिंग दैट स्टेट ऑफ माइंड, एक एनालिसिस करना, एनालिटिकल माइंड रहना और वो स्टैमिना रखना बहुत ज़रूरी है। राइट मैम, सो प्रीलिम्स की अगर हम स्पेशली बात करें तो क्या बुक लिस्ट फॉलो करी और प्रीलिम्स के टाइम पे जो 3 मंथ्स या 2 मंथ्स पहले कैसे करते? प्रीलिम्स की बुक लिस्ट तो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो की हैं, जो सारी होती है एनसीईआरटीज़ की है, पॉलिटी की है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी तो एनसीईआरटी से हो जाता है। एनवायरनमेंट की आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं मार्केट से, तो कोई भी एक सोर्स उठा लीजिए। ऐसा नहीं होता है कि सवाल बुक से आते हैं, राइट मैम, बुक से सवाल नहीं आते, बुक से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि ऐसी चीज़ें होती हैं एंड वो एक डिराइव्ड नॉलेज होती है फिर। राइट, एक चीज़ और मैम, जैसे कि प्रीलिम्स के लिए जब जाते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और मॉक टेस्ट को, तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने साल के लगाए थे? मतलब मैंने 2012 से स्टार्ट किया था कि मैं क्वेश्चंस देखते रहूं कैसे पैटर्न बदलते जा रहा है और कैसे पिछले 3-4 सालों में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 2019 से थोड़ा पेपर एनालिटिकल की तरफ ज़्यादा जा रहा है, फैक्चुअल कम होता है कि एकदम से पूछ लिया कि ये क्या होता है या वो क्या होता है। वो लंबे स्टेटमेंट्स होते हैं बहुत, स्पेशली 20 और 21 के पेपर में बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट्स। तो वो पैटर्न समझना कि अब हम किस दिशा में जा रहे हैं, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा एम्फेसिस है, वो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही समझ आएगा। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते,
दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score। Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment, and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। ओके, और सी सेट मैम, सी सेट को क्या आपने लाइटली लिया फिर या उसके लिए भी पढ़ा है? नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा कभी CSAT के लिए, क्योंकि मैं बिकॉज ऑफ आपके बैकग्राउंड की वजह से किया होगा ऐसा? तो क्योंकि कॉमर्स विद मैथ्स था शायद ग्रेजुएशन में, सॉरी स्कूल में, और ग्रेजुएशन में भी काफ़ी मैथमेटिकल एलिमेंट्स थे। और मुझे CSAT में मतलब मैं एक पेपर ज़रूर सॉल्व कर लेती थी एग्ज़ाम में जाने के पहले, कोई भी एक प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेती थी, बट CSAT अलग से कुछ तैयारी नहीं की। ओके, और मैम मेंस के बारे में बताइए थोड़ा सा। मेंस थोड़ा 9 एग्ज़ाम होते हैं, 9 पेपर होते हैं और 5 दिन में होते हैं। सबसे पहले तो ये समझना है कि सुबह शाम, अगले दिन फिर सुबह शाम। तो इस तरह का आप में स्टैमिना होना चाहिए कि आप 6-6 घंटे दिन में लगातार लिख सकते हैं, और वहाँ सोचने का वक्त नहीं होता है। तो उस लेवल का पहले स्टैमिना क्रिएट करिए। तो मैंने बहुत अभ्यास किया, बहुत प्रैक्टिस की, और मैंने मेंस के पहले 2 बार उसको सिम्युलेट किया था कि मैं 3 दिन में 5 एग्ज़ाम लिखूं। तो पहली बारी तो नहीं हो पाया, दूसरी बारी प्रैक्टिस किया तो चौथे एग्ज़ाम तक पहुंच गई, लेकिन टूट गई थी। तो बट फाइनली जब मैंने मेंस दिया तो काफ़ी स्टैमिना था, मैं थकी नहीं थी एग्ज़ाम में। सो ऐसा कोई क्वेश्चंस रहा मैम कि जो आप अपने सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग पूरा सॉल्व ना कर पाए या फिर कुछ छूटा हो? मेरा एक ही गोल था कि मेरा पेपर नहीं छूटना चाहिए। तो मैंने उसी हिसाब से प्रैक्टिस की थी कि मैं वहाँ 50 पेजेस पूरे भर के आऊँ, और उतनी मेरे में कैपेसिटी हो लिखने की। तो पेपर छूटा नहीं था, बट हाँ क्वेश्चंस तो टफ लगते हैं। उस समय बैठ के एकदम से सब कुछ सोचना डिफिकल्ट लगता है, बट हर टॉपिक के बारे में आपको एक मिनिमम नॉलेज होनी चाहिए। यू शुड नो अ लिटिल बिट, अ मिनिमम अबाउट एवरीथिंग, एंड देन कीप ऑन एडिंग टू इट। राइट। आंसर राइटिंग में कौन कौन से एलिमेंट डालते थे आप? जैसे माइंड मैप हो गया, फ्लो चार्ट, इस तरीके से। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मैकेनिकल ना हो जाए, ऐसे भी GS के पेपर्स बता रही हूँ। हम हमेशा लोग पॉइंट्स में लिखते हैं, मैंने पैराग्राफ्स में भी लिखे हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा लग रहा है आपको कि आप अपने आप को बेहतर एक्सप्रेस कर सकते हैं लगातार लिख के, क्योंकि पॉइंट फॉर्मेट में हमारा थॉट प्रोसेस ब्रेक हो जाता है। तो और अगर अलग पॉइंट्स हैं तो बिल्कुल वो डाइवर्स रहे। तो वो कोशिश करिए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ये मत देखिए कि आपकी क्या वो है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन अगर रिक्वायर करता है कि 10 दिशा में जाना है तो वो आप एक फ्लो चार्ट में दिखा दें। क्वेश्चन अगर चाहता है कि आप एक एनालिसिस करके दिखाएं तो आप पैराग्राफ में करें। तो बी वेरी पर्टिकुलर, देयर इज़ नो रिजिड पैटर्न। राइट। मैम नोट्स वगैरह आपने बनाए, और अगर बनाए तो जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स में बनाए होंगे और मे बी इस बार तो चेंज करे थे क्योंकि लेटेस्ट नोट्स बनाने पड़े, ऐसा कुछ? मतलब अपडेट किए हैं। और अगर लगता था कि और छोटे कर सकती हूँ, शॉर्टन कर सकती हूँ, तो मैं नोट्स को छोटे करते चली जाती थी। तो उसको धीरे धीरे कम पेजेस में और छोटा लिखना, अगर लगता है कि कुछ रिडंडेंट है या कुछ हाईलाइट कर सकती हूँ, तो वो एक एवोल्यूशन रहा है। 3 साल में वो नोट्स बेटर होते गए। अब तो इतने ज़्यादा स्कैटर्ड हो गए थे बाय द एंड ऑफ इट कि बहुत ज़्यादा नोट्स हो गए थे। ओके मैम, रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है UPSC में या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में, तो रिवीजन की क्या साइकिल आप फॉलो करते थे? मतलब एग्ज़ाम तो रिवीजन ही है। वो किताबें आप पहली अटेम्प्ट में एक बार पढ़ ली थी, पहले अटेम्प्ट के भी पहले 3 महीने 4 महीने में बुक्स तो कवर हो जाती हैं जो बेसिक होती हैं, पर रिवीजन में बहुत डिसिप्लिन रहें। और वो आलस नहीं आना चाहिए कि अरे सेम चीज़ है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि सब कुछ आता है तो एक टेस्ट दे दें, फिर पता चल जाएगा कि ये चीज़ें भूल गए हम। पर जैसे मेंस में भी अगर नोट्स बना रहे बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। यू नीड अ लॉट ऑफ ब्रेन कैपेसिटी, क्योंकि 9 सब्जेक्ट्स 9 पेपर थे। इंग्लिश हिंदी तो चलिए क्वालिफाइंग था, बट 7 पेपर में अलग अलग चीज़ें याद रखना, उसके लिए तो मल्टीपल रिविजन चाहिए होगा। राइट। PSI और ऑप्शनल मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल है जो कि सभी लोग चूज़ कर। आपको क्या लगता है कि PSI ऑप्शनल कितना सक्सेस दिलाने में आपके लिए हेल्पफुल रहा? मतलब आप दूसरों से तुलना ना करें। ऑप्शनल ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप सच में कुछ अपने आप को स्टैंड आउट कर सकते हैं।
तो मैंने ऐसे नहीं देखा था कि टॉपर किस ऑप्शनल का है या कौन किस ऑप्शनल का है। मुझे लगा मेरे लिए ये बेस्ट ऑप्शनल है। भले मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में था, लेकिन मेरे को लगा कि यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम है, उसके मैंने पैटर्न देखे, क्वेश्चंस देखे, सिलेबस देखा, तो लगा कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे रुचि भी है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं, मैं कनेक्ट कर लेती हूँ। और मे बी प्रीलिम्स में भी काफ़ी हेल्प आया हुआ। प्रीलिम्स में तो नहीं, लेकिन जीएस के बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्प हुई, क्योंकि जिस हिसाब से पीएसआर इतना एक तो बड़ा ऑप्शनल है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो बहुत कुछ कवर कर देता है जीएस 1 2 3 4। राइट, जैसे आपने प्रीवियस टॉपर्स की कॉपी देखे होंगे मे बी आंसर राइटिंग के, तो उनसे कैसे आप हेल्प लेते थे, सो दैट इस बार भी टॉपर्स आपकी कॉपी देखेंगे स्टूडेंट्स, तो वो कैसे हेल्प ले सकते हैं? मतलब मैं यही देखती थी कि टॉपर्स सोचते कैसे हैं। हाँ। तो मैं हर साल के रैंक 1 का ही पेपर देखती थी कि रैंक 1 के कैसे मार्क्स आ रहे, क्योंकि ये आप देखेंगे कि जो लिख के आते हैं उसी से रैंक 1 आती है। इंटरव्यू से थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि 1750 नंबर हमारे मेंस के हैं। तो मैंने हर रैंक 1 का पेपर देखा है, एंड मुझे लगा कि ऐसा टॉपर जिससे मैं कनेक्ट कर पाऊँ। तो क्योंकि हम सबके सोचने का तरीका अलग होता है, तो आप सही टॉपर्स चुने जो आपकी तरह लिख रहे हैं, आपकी डायरेक्शन में, और आपसे बेहतर कर रहे हैं। तो मैंने उन टॉपर्स को ढूंढा एंड बहुत सारी कॉपीज एनालाइज की और फिर लिखा। ओके, करंट अफेयर्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, क्या सोर्स करें, क्या फॉलो करना चाहिए, तो उसके करंट अफेयर्स, यस इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, बिकॉज बहुत ट्रिकी है, हमें खुद ही नहीं पता कहाँ से आते हैं ये क्वेश्चंस, तो हम भी गेस कर रहे थे। तो यही है कि कोई क्वेश्चन सीधा नहीं बनता है, वो एक एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप करना होता है कि हर चीज़ थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। तो न्यूज़पेपर तो बिल्कुल ज़रूर पढ़ें रोज़, एंड न्यूज़पेपर के साथ साथ कोई भी एक वेबसाइट, बहुत सारी करंट अफेयर्स की वेबसाइट है और लगभग सब सेम ही इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, आगे पीछे 2-3 दिन में सब कवर हो जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है एक सोर्स, और वो हर रोज़। तो मैंने भी एक सोर्स और हर रोज़ फॉलो किया। ओके ग्रेट। मैम, जो प्रीलिम्स के आपने पहले अटेम्प्ट दिए और इस बार दिया, तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते थे आप? मैं हमेशा लगभग 90 क्वेश्चंस करके आती हूँ, 90, कभी 92 कर लिए, कभी 89 कर लिए, तो इसी रेंज में रहती थी, क्योंकि मेरा रहता था कि अटेम्प्ट्स ज़्यादा हाई रिस्क, क्योंकि प्रीलिम्स इज़ अ वेरी रिस्की एग्ज़ाम। आपको थोड़ा मतलब हुआ तो आपका मेंस और इंटरव्यू हो ही गया, फाइनल रैंक भी आ गई। वो भी क्योंकि तीसरा अटेम्प्ट था, आप कह नहीं सकते हैं, तो इसीलिए प्रीलिम्स के लिए बहुत प्रैक्टिस करें, बहुत प्रैक्टिस करें। राइट मैम, प्रीलिम्स का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, तो उस टाइम में सारे क्वेश्चंस आप कर पा रहे थे या फिर आपको लगता था कि टाइम कम पड़ जाता है? हम खुद से प्रैक्टिस करें तो जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चंस घर पे, पर एग्ज़ाम के माहौल में इसीलिए वो बहुत ज़रूरी है कि वो आप सिम्युलेट करें वैसा एक माहौल, एंड आप टेस्ट सेंटर पे देने जाएं। तो इसीलिए 2 घंटे पूरे लें। कई बार होता है हम जल्दी पेपर कर लेते हैं कि ठीक है ये तो है, बट टू बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड फॉर 2 आवर्स, आप 2 घंटे वैसे सोचते रहें और कर पाएँ। सो मैम, स्टूडेंट्स जनरली ये देखते हैं प्रीलिम्स में कि 30 या 40% ही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो बाकी क्वेश्चंस को कैसे करते हैं प्रीलिम्स में? हाँ, मुझे भी उतने ही आ रहे होते हैं। तो वो पेपर ऐसा ही डिज़ाइंड है कि बेसिक क्वेश्चंस जो आपकी बेसिक बुक्स, बेसिक नॉलेज से बन जाए, वो उतने ही होते हैं। बाकी क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा एनालिटिकल रहना होगा, और एक जो कहते हैं दिस इज़ अ पेपर ऑफ जनरल अवेयरनेस। राइट। तो अपनी जनरल अवेयरनेस को बढ़ाएं, अपनी जनरल नॉलेज दुनिया के बारे में बढ़ाएं, वो धीरे 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 सब्जेक्ट वाइज हर जगह बढ़ाते जाएं, एंड डोंट शाई अवे फ्रॉम नॉलेज। जो भी जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कई बार बहुत बेसिक चीज़ें होती है जो याद आ जाती हैं, तो ऐसे तैयारी करते रहें। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स, मैम ने जर्नी को शेयर किया, सो आई होप वीडियो अच्छी लगी। जय हिंद।